हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसमें भी हम जो पोर्शन दिए हुए हैं उसमें जो अपडेटेड सिलेबस है उसके जो पार्टीशंस दिए हुए हैं उसमें हम पार्ट 4 पर हैं अभी। इससे पहले हमें इंडियन राइटिंग्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। उसमें हमने राइटर्स की बायोग्राफीज, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्क्राइब किया है, साथ ही साथ उनके जो इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते थे उन सबको हमने प्रैक्टिस किया है। उसके बाद में अब हम कर रहे हैं, ये पोर्शन है ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, ठीक है। और उसमें भी अगर हम एज वाइज बात करें तो हम 14th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी कि जो पोएट्री और ड्रामा रहा है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। और उसमें अभी हमने जेफरी चौसर के बारे में पढ़ा था। इसका जो लास्ट पार्ट हुआ था उसमें हमने जेफरी चौसर की जो बायोग्राफी थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उनको हमने जाना और उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते थे उनको हमने पढ़ा। जैसे कि आप जानते ही हैं, जेफरी चौसर इकलौते ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने 3 किंग्स का रेन देखा है, मतलब उनका जो शासनकाल देखा है, 3 राजाओं के शासनकाल में ये एज अ कह सकते हैं एज अ राइटर और एज अ डिप्लोमेट इन्होंने वर्क किया है, ठीक है। अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो ही इज अ पोएट, फिलोसफर एंड ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट। इन्होंने काफी सारे वर्क्स किए हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें से आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस वर्क कहा जाता है, जिसको मैग्नम ओपस कहा जाता है जेफरी चौसर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो मेन समरी है, मतलब देखो बहुत ही काफी लेंदी वर्क है। इनफैक्ट ये एक अनफिनिश्ड वर्क भी माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लेंदी वर्क है। 17,000 ऑलमोस्ट इस पोएम में हैं, ठीक है। 17,000 लाइन की ये पोएम्स है। पोएम्स क्या, ये एक ऐसा नरेटिव है जिसमें 24 स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है। कपलेट्स में नरेट किया गया है। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं उनको हम आज कवर अप करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिस वर्क का नाम है कैंटरबरी टेल्स। अब देखिए, कैंटरबरी टेल्स का मतलब स्टोरीज होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब जेफरी चौसर ने इसे लिखने का प्लान किया था तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि ये टोटल इसमें 120 स्टोरीज को लिखेंगे। कितनी स्टोरीज इसमें इंक्लूड करेंगे? 120 स्टोरीज। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 120 स्टोरीज लिखने का प्लान किया था इन्होंने। इनका जो ये वर्क है ना, इसमें इन्होंने टोटल 29 जो पिलग्रिम्स हैं उनकी बात की है। 29 पिलग्रिम्स हैं और साथ में एक है नरेटर, ठीक है। तो टोटल 30 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। एक नरेटर है और 29 पिलग्रिम्स हैं, ठीक है। आपको समझना है 29 पिलग्रिम्स प्लस 1 नरेटर, टोटल 30 कैरेक्टर्स हैं। अब ये जो 30 कैरेक्टर्स हैं ना, आप शुरुआत से अगर हम बात करें तो ये स्टोरी किस चीज के बारे में है? देखिए, ये ना अप्रैल के मंथ में क्या होता है कि जैसे लंदन की स्टोरी है ऐसे मानिए, ठीक है। तो लंदन में क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी है और सर्दी में जब थोड़ा सा मौसम नरम होता है या फिर हम कहें थोड़ा सा गर्मी की मौसम का आता है, तो गर्मियों का मौसम आता है, तो वहाँ के लोगों को वो मौसम बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसी स्थिति में वो बाहर घूमना फिरना और उन सारी चीजों को करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, पिलग्रिमेज के लिए जाया करते थे। अब ये भी एक तीर्थ यात्रा वाली स्टोरी है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन बाय जेफरी चौसर, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। महान जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के जो वर्क्स थे उनमें से एक ग्रेट वर्क माना जाता है कैंटरबरी टेल्स को। इसे क्या कहा जाता है, चौसर का मैग्नम ओपस कहा जाता है। चौसर का मैग्नम ओपस मतलब एक तरीके से कहेंगे एक्सीलेंट वर्क माना जाता है, ठीक है। इनका मास्टरपीस माना जाता है चौसर का, ठीक। ये लिखा कब गया था, तो ये ध्यान रखना है 1387 से लेकर 1400 के बीच में ये लिखा गया। 1400 में ही ये अनफिनिश्ड रह गया। क्यों अनफिनिश्ड रह गया? क्योंकि 1400 में क्या होता है, चौसर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो ये अनफिनिश्ड वर्क रह जाता है। टोटल वो 24 स्टोरीज ही लिख पाते हैं। हालांकि उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो 120 स्टोरी लिखने की प्लानिंग की थी। इसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे।
देखो, जैसे स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे आप स्टार्टिंग में देखोगे तो इसका एक प्रोलॉग लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो ये 24 स्टोरीज हैं ये तो अलग है, इससे अलग शुरुआत में एक प्रोलॉग लिखा है। प्रोलॉग में ना इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है, हर एक कैरेक्टर को बिल्कुल कैरेक्टराइज किया है और अच्छे तरीके से उसका जो बिहेवियर है, उसका जो अटायर है, उसने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवसाय क्या है, वो किस बिहेवियर वाला व्यक्ति है, सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपने हर एक कैरेक्टर का दिया है उसमें, ठीक है। टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं प्रोलॉग में इन्होंने बताया है, 29 कैरेक्टर्स हैं प्लस एक नरेटर है, तो टोटल 30 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 30 कैरेक्टर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। साथ ही साथ जैसे कि ये स्टोरी क्या है, देखिए, द टेल आर फ्रेम्ड एज अ नरेटिव। ये टेल जो है, मतलब कैंटरबरी टेल्स जो हैं वो फ्रेम की जाती है एक नरेटिव के रूप में, वेयर अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवल फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी कैथेड्रल। जब मतलब यात्री, ये एक तीर्थ यात्रा की स्टोरी है ना, तो तीर्थ यात्रा के लिए जब यात्री लंदन से कहाँ जा रहे हैं, कैंटरबरी कैथेड्रल जा रहे हैं, ठीक है। वहां एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, वहां की यात्रा के लिए जाते हैं। रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में ये देखिए, यहाँ विजिट कहाँ करने के लिए जा रहे हैं, विजिट कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उस जगह का भी नाम आपको ध्यान रखना है। वो क्या है, श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट, ठीक है। यहाँ ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में काफी लंबा रास्ता है। अब रास्ते में ये एक इन में रुकते हैं, इन मतलब सराय बोल सकते हो, होटल बोल सकते हो, ठीक है। बीच में ये यात्री लोग रुकते हैं। सबसे पहले वहां पे नरेटर जाते हैं, जो नरेटर है इनके एक कैरेक्टर, उसके बाद 29 पिलग्रिम्स, जो 29 तीर्थ यात्री हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। उस इन का नाम क्या होता है, उस इन का नाम होता है टैवर्ट इन। ये अक्सर क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना है, टैवर्ट इन। जिस इन में ये रुकते हैं 29 पिलग्रिम्स प्लस एक नरेटर, तो उस इन का नाम होता है टैवर्ट इन। और इसका एक होस्ट होता है, ठीक है। इस इन का एक होस्ट कैरेक्टराइज किया है इन्होंने, उस होस्ट का नाम होता है हेनरी वैली, ठीक है। हेनरी वैली नाम का इसका होस्ट अलग से होता है। तो टोटल आप 31 कैरेक्टर्स कह सकते हैं इस तरीके से। हेनरी वैली को अलग से कैरेक्टराइज किया है, साथ ही एक नरेटर है, 29 पिलग्रिम्स है, ओके। तो इसमें क्या होता है आगे देखेंगे, द पिलग्रिम्स कम्स फ्रॉम वेरियस सोशल क्लासेस एंड ऑक्यूपेशंस। जो तीर्थयात्री आए हैं ना, वो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग समाज के डिफरेंट वर्क्स को कैरेक्टराइज करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। साथ ही साथ उनके डिफरेंट व्यवसाय हैं, कोई मर्चेंट है, तो कोई क्या है, शिप रैकर है, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं हर एक कैरेक्टर, ठीक है। ईच टेल्स अ स्टोरी टू पास द टाइम। अब क्या होता है, जब ये इनमें एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो समय बिताने के लिए, जैसे हम पुराने टाइम में क्या होता था, डिफरेंट टाइप के गेम खेले जाते थे, तो ये भी एक प्रकार का गेम खेलते हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर को, हर एक पिलग्रिम को स्टोरी सुनानी होती है, ठीक है। तो ये गेम की शुरुआत किसके द्वारा होती है, तो हेनरी वैली इस कॉन्सेप्ट को सारे पिलग्रिम्स के सामने, नरेटर के सामने इसे रखता है। नरेटर एज एन ऑब्जर्वर उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और इन्हें स्टोरी सुनानी होती है। मतलब एक गेम होता है, सबको अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक एक स्टोरी सुनानी होती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल, कैरेक्टर्स की डिटेल, उनका व्यवसाय क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किस बिहेवियर क्या है, किसका क्या व्यवसाय, सारी चीजें इन्होंने प्रोलॉग में डिस्क्राइब की हैं इसकी। उसके बाद में हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। ऐसे करके इस तरीके से इनकी 17,000 लाइन की ये पोएम बनती है, जो कि अनफिनिश्ड पोएम है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अनफिनिश्ड क्यों है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि जो जेफरी चौसर थे उनकी प्लानिंग थी 120 स्टोरीज की। अब 120 स्टोरीज कैसे, जैसे कि हमने देखा कि 30 कैरेक्टर हैं, 29 प्लस 1, एक नरेटर है और 29 पिलग्रिम्स हैं, तो टोटल ये 30 कैरेक्टर्स हो गए। और इन्होंने प्लान किया था कि हर एक पिलग्रिम्स को, हर एक तीर्थ यात्री को 2 स्टोरी जाते समय सुनानी है, जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे तब सुनानी है वहीं इनमें, और जब वो वापस आएंगे तो वापस आने पर भी 2 स्टोरी और सुनानी है। तो हर एक कैरेक्टर को 4 स्टोरी सुनानी थी, ठीक है। एक कैरेक्टर को कितनी स्टोरी सुनानी है, 4 स्टोरी, 2 स्टोरी जाते समय, 2 स्टोरी आते समय, और 4 इंटू अगर आप 30 करोगे तो इस तरीके से इनकी 120 स्टोरीज बननी थी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, केवल 24 स्टोरीज ही इसमें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। अब
ये जो कॉन्सेप्ट रखता है वो कौन रखता है, ये भी ध्यान रखना है। जो टैबर्ड इनका होस्ट होता है हेनरी बेली, वो ये कॉन्सेप्ट रखता है कि आप सबको एक एक मतलब कंपटीशन टाइप रखता है कि आप सब सारे जो पिलग्रिम्स हैं, सारे जो तीर्थ यात्री हैं, वो एक एक स्टोरी सुनाएंगे और जिसकी भी, और फिर वापस आने पे भी जब ये तीर्थ यात्रा से वापस लौट कर आएंगे तो ये रास्ते में फिर से रुकेंगे और फिर से वो इसी इन में रुकेंगे और वापस आने पर भी उनको वो एक एक स्टोरी सुनानी होगी। और उसके बाद में क्या होगा कि जिसकी भी स्टोरी सबसे अच्छी होंगी, ठीक है, जिसकी भी स्टोरी बेस्ट सुनने में सबसे अच्छी होगी, उसको इनाम के तौर पे एक मील फ्री दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्टेस्ट रखा जाता है, जो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट होता है। ओके, तो इसमें ये स्टोरीज है। आई होप आपको इसकी समरी, इसकी जो बेस है वो क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक सेकेंड, यस, हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो स्टोरीज का कलेक्शन है, जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया है और इसको मैग्नम ओपस माना जाता है और 1387 से 1400 के बीच में ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा द टेल्स आर फ्रेम्ड एज अ नरेटिव where a group of pilgrims travel from London to Canterbury Cathedral to visit the shrine of Thomas Becket. Canterbury Cathedral में shrine of Thomas Becket है, जिसकी ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे सारे पिलग्रिम्स। आगे, The pilgrims comes from various social classes and occupation. जो तीर्थ यात्री है ना, ये डिफरेंट सोशल क्लासेस से आते हैं, उनके डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, ईच टेल्स स्टोरी टू पास द टाइम। और हर एक जो पिलग्रिम है वो स्टोरी सुनाता है टाइम, समय को बिताने के लिए। अब इसकी सेटिंग की बात करें, यस, तो इसमें क्या है, द स्टोरी बिगिंस ऑन अ स्प्रिंग डे इन अप्रैल। तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसे ही आप कंसिडर कर पाओगे। इसकी जो शुरुआत है ना वो अप्रैल मंथ से मानी गई है। तो अक्सर मंथ पे भी क्वेश्चन बनता है, अगर डिटेल में आप क्वेश्चन देखोगे तो मंथ पे भी क्वेश्चन बनता है। तो स्टोरी की शुरुआत कैसे है, एज अ स्प्रिंग डे। ठीक है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, अप्रैल का मंथ है, व्हेन पीपल ट्रेडिशनली मेक पिलग्रिमेज टू होली साइट। और उस समय पर क्या होता है, लंदन के लोग जहाँ पे सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, उनका ट्रेडिशन में है ये चीज कि लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब जो पिलग्रिम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चौसर डिस्क्राइब 29 पिलग्रिम्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस सोशल क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, चौसर ने 29 पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब किया है और रिप्रेजेंट किया है वेरियस सोशल के, उनके मतलब उनके थ्रू, जो 29 पिलग्रिम्स है ना, उनके थ्रू इन्होंने वेरियस सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट किया है कि किस किस तरीके से समाज में जो वर्ग विभेद है वो होता है, या अलग अलग वर्ग के लोग किस तरीके का बिहेव करते हैं, किस तरीके से है, और क्या क्या ऑक्यूपेशंस हैं। जैसे ज्यादातर जो चर्चा की है इन्होंने किस किस चीज की है, नाइट, नोबल एंड क्लर्जी। देखिए 3 भागों में इन्होंने वर्ग को मतलब क्लास को बांट दिया है। जो सोशल क्लास है ना उसको 3 वर्ग्स में डिफरेंट वर्ग में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहला नाइट, नोबल्स और क्लर्जी मैन की क्लास है ना, इन तीनों को एक सिमिलर पोजीशन मिली हुई है। ठीक, साथ ही साथ सेकंड पोजीशन क्या है, मर्चेंट है जिसमें, और आर्टिशियन है, देन ट्रेड्स पीपल है। तो जो व्यवसायी, जो व्यापारी लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, आर्टिशियन है, इन सबको एक कैटेगरी में रखा है इन्होंने। साथ ही साथ थर्ड जो कैटेगरी है वो लेबर वर्ग वाली है, पीसेंट्स और लेबरर्स। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया है। इन डिफरेंट क्लासेस से जो लोग हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, वो बिलोंग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो कुछ पिलग्रिम्स के ना, जैसे हमने देखा कि 29 पिलग्रिम्स हैं, सबके नाम हालांकि उसमें दिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिनसे बनते हैं उनके नाम यहाँ पे गिवन है। जैसे कि आप देखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे कि द नाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनकी अक्सर जो टेल्स है ना, इन्होंने जो टेल्स सुनाई है उन टेल्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो द नाइट, नाइट कैसा व्यक्ति है तो उसके बारे में लिखा भी हुआ है, अ नोबल एंड चिवैलरियस नाइट। ठीक है, ये बहुत ही मतलब ईमानदार व्यक्ति है, नोबल पर्सन है और अपने मतलब कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति है नाइट जो है। ठीक है, और अनुशासन में ये हमेशा रहता है। द नोबलेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, और जितने भी तीर्थ यात्री हैं उनमें सबसे बेस्ट, ये सबसे नोबल है, नोबलेस्ट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, द वाइफ ऑफ बाथ। यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्क्वायर देखो, नाइट सन, स्क्वायर जो होता है ये जो नाइट है ना, इसी का सन है स्क्वायर। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है।
जो स्क्वायर है ना वो नाइट का जो जैसे नॉबलेस पर्सन है नाइट, उससे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अ यंग हैंडसम कर्ली हेयर्ड पर्सन। ठीक है, ये जो होता है। अब अगर हम बात करें वाइफ ऑफ बाथ की, ये बाथ नाम के टाउन से बिलोंग करती हैं वाइफ ऑफ बाथ जो है। ठीक है, और ये मतलब इनकी ये 5 बार शादी कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी ये क्या कर रही हैं, ये अपनी शादी के लिए एक बार ढूंढ रही हैं। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ के बारे में ये सब वर्णन दिया हुआ है। इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट किया है अगर आप देखेंगे। और इनका जो कैरेक्टर है ना काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। ठीक है, वाइफ ऑफ बाथ के लिए कहा गया है। आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है द मॉन्क। द मॉन्क, ठीक है, अ करप्ट एंड वर्ल्डली मॉन्क। हालांकि ये प्रेस्ट है, मतलब पुजारी है, लेकिन ये कैसा है, ये बहुत ही ज्यादा करप्ट है, ये शराबी है, इसे हंटिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, हालांकि ये रिलीजियस कैरेक्टर है, लेकिन एक करप्ट पर्सन है। ठीक है, धार्मिक रूप में एक तरीके से ढोंगी व्यक्ति है द मॉन्क। ठीक है, आगे दिया हुआ है द पार्टनर। द पार्टनर, पार्टनर कौन है, पार्टनर को दिया गया अ सेलर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, एक सेलर है ये, ठीक, नाविक कह सकते हो आप। जो पार्टनर है वो एक सेलर है। ही इज माइंसिंग फेमिनाइन वेज एंड लॉन्ग हेयर पर्सन। अगर हम इसके बिहेवियर की, इसके अटायर की बात करें ना, तो ये जो वेमेंस की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है, जो पार्टनर है, ठीक है, फेमिनाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें हैं, और साथ ही साथ हैज बीन इंटरेस्टेड एज पोटेंशियलिटी होमोसेक्सुअल। ठीक है, इसको होमोसेक्सुअल भी बताया गया है। ठीक, तो पार्टनर के बारे में। और ये कौन है, इसका प्रोफेशन क्या है, तो ये एक सेलर है। ठीक, अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है द मिलर। ठीक है, मिलर का कैरेक्टर है। अब मिलर के बारे में क्या कहा गया, अ रफ एंड ड्रंकन मिलर। ठीक है, ये भी इसी तरीके का व्यक्ति है, करप्ट टाइप का व्यक्ति है, रफ एंड ड्रंकन है ये, मतलब ड्रंकन मिलर। ठीक है, इसके बारे में हम ये देखेंगे। आगे चलते हैं। और मिलर के लिए अगर कहा जाए तो ये मतलब एक रेस्लर है। ठीक, इसके प्रोफेशन की अगर बात की जाए, ही इज अ चैंपियन रेस्लर, और साथ ही साथ ये एक थीप भी है। ठीक, आगे चलते हैं। द म्युनिसिपल। द म्युनिसिपल कौन है, ये एक क्लेवर बिजनेसमैन है, चर्च ऑफिशियल है, एक क्लेवर बिजनेसमैन है, और डू बार्गेनिंग बिफोर बाइंग समथिंग। हालांकि ये बहुत रिच क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन हमेशा क्या है, ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, और हमेशा कोई भी चीज परचेज करने से पहले इसे बार्गेनिंग करने की आदत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्सन। पार्सन जो कैरेक्टर है, तो ये कैसा है, ही इज अ सिंसियर एंड डिवोट प्रीस्ट। मतलब ये अपने प्रोफेशन को भली भांति जानता है, बहुत ही सिंसियर व्यक्ति है, ये भी रिलीजियस क्लास से बिलोंग करता है, एंड अ वर्चुअस एंड डिवोटी प्रीस्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत सारे ये रिलीजियस चीजों से तो जैसे मॉन्क भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मॉन्क तो टोटली करप्ट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, द पर्सन जो है। ठीक है, द मर्चेंट। मर्चेंट, अब मर्चेंट के बारे में कहा गया है, तो मर्चेंट कैसा है, हिज आउटफिट इज वेरी फैशनेबल। जो मर्चेंट है बहुत ही फैशनेबल वे में रहता है, उसका अटायर जो बहुत ही फैशनेबल दिखाया गया है, और मल्टी कलर्ड कपड़े पहनता है ये, और इसकी जो बियर्ड है वो फोक टाइप है। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जैसे कि ऑब्वियसली बात है, मर्चेंट है, एक वेल्दी मर्चेंट है। ठीक, अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को हमने जान लिया, नाइट का सन है ये। ठीक है, यहाँ जो नाइट की बात की, जो नॉबलेस पर्सन है उसका बेटा है, और ये अगर इसके बिहेवियर की बात करें, इसकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो ये नाइट से टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, प्रायर्स। ठीक है, प्रायर्स कौन है, अ नोबल वुमेन एंड लीडर ऑफ कॉन्वेंट। ये बहुत ही नोबल वुमेन है और लीडर है, किसकी, लीडर ऑफ कॉन्वेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इससे अलग 2-3 कैरेक्टर और हैं जिनका आप नाम नोट कर सकते हो, जैसे कि एक आता है शिपमैन। द शिपमैन, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ही इज अ बिट ऑफ अ रास्कल एंड नन एज स्टीलिंग वाइन व्हाइल द शिप्स कैप्टन स्लीप। ठीक है, मतलब ये भी एक थीप है, और ये वाइन की चोरी करता है जब इसके कैप्टन सो जाते हैं, मतलब अपने शिप पे, जहाँ पे जिस शिप पे ये रहता है वहां पे ही उन्हीं लोगों को ये ठगता रहता है, उनके साथ ही ये चोरी करता रहता है।
ठीक है, उन्हीं से ये चोरी करता रहता है, शिपमैन। ऐसे एक कैरेक्टर है द फिजिशियन। ये कौन है? ये एक डॉक्टर है, जैसे कि फिजिशियन लिखा ही हुआ है, फिजिशियन। ठीक है, ये वैसे बहुत ही अच्छा गुडविल पर्सन है, वेल एजुकेटेड है, इसे ग्रेट नॉलेज है मेडिसिन की, ड्रग्स की एंड ह्यूमर, और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इसका। एंड हु नोज एस्ट्रोलॉजी एज वेल, और एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान ये रखता है। ठीक है, फिजिशियन इसका नाम है। और इससे अलग और कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं? एक है द क्लर्क। ठीक है, द क्लर्क, एक सेकेंड, द क्लर्क, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, द क्लर्क। अ पुअर स्कॉलर। ठीक है, ये मतलब ये ऐसे मान सकते हो कि ये जैसे कहते हैं ना किताबी कीड़ा होना, इस तरीके से है द क्लर्क जो है। ठीक है, ये पुअर स्कॉलर है क्योंकि ये जितनी भी अर्निंग करता है, ठीक है, उसे अब बुक्स खरीदने में ही स्पेंड करता है। जितना भी ये पैसे वैसे बचाता है उन सबको बुक्स परचेज करने में ही खर्च करता है। बहुत ही पुअर है, who can only afford threadbare clothes because he spent all his money on books. ओके, तो क्लर्क का भी नाम ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, और एक है कुक। कुक मतलब रसोईया भी कह सकते हो, और इसका नाम भी यही बताया गया, द कुक। ठीक है, ये कुक किसका होता है? तो ये ध्यान रखना है, द गिल्ड्समैन का कुक रहता है, द गिल्ड्समैन का ये कुक रहता है। मतलब ये गिल्ड्समैन क्या है? गिल्ड्समैन मतलब ये 5 लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, गिल्ड्समैन जो है ये 5 लोगों का ग्रुप है, और इसमें इन लोगों के का ही ये कुक होता है। अब 5 लोग कौन कौन से हैं? तो 5 लोग इसमें, एक कारपेंटर है, एक वेबर है, एक डायर है, ठीक है, एक टेपेस्ट्री मेकर है, पेस्ट्री मेकर है, ऐसे कह सकते हो। ठीक, इस तरीके से 5 लोग हैं गिल्ड्समैन जिन्हें कहा गया है, उनका इनका ये कुक होता है, कुक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनके बारे में हमने जाना। इससे भी अलग भी और भी कैरेक्टर हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। अब अगर इनकी टेल्स की बात करें, इन्होंने कौन कौन सी स्टोरी सुनाई थी, तो उनमें जो फेमस स्टोरीज हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे कि नाइट्स की टेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इसे ध्यान रखना है कि जो नाइट की टेल है, जो नाइट नॉबलेस्ट पर्सन है सारे पिलग्रिम्स में, अब ये नाइट की ही सबसे पहले कौन टेल सुनाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कौन टेल सुनाता है, सबसे पहली स्टोरी किसकी होती है? तो नाइट की स्टोरी होती है। ठीक है, और ये कैसी टेल सुनाता है? रोमांस अबाउट 2 कजन्स, आर्सिट एंड पैलामन। ठीक है, इनकी ये स्टोरी सुनाता है। नाइट की जो टेल होती है वो इसके बारे में होती है। आगे मिलर्स टेल आती है, वाउडी स्टोरी अबाउट अ यंग मैन सेडक्शन। ठीक है, ये इस पर ये स्टोरी सुनाता है। देन अगर आप देखो रीप्स टेल, रीप की टेल किस पर होती है? अ टेल ऑफ रिवेंज एंड डिसेप्शन। रीप जो टेल सुनाता है वो किस पर होती है? ये रिवेंज और डिसेप्शन पे होती है, रीप की जो टेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुक्स टेल। जो कुक नाम का कैरेक्टर था उसकी टेल, एन अनफिनिश्ड स्टोरी अबाउट अ प्रीवर्ड अप्रेंटिस। ठीक है, इस पे है ये स्टोरी। मेंसिपल टेल, मेंसिपल की टेल किस पर है? अ स्टोरी अबाउट अ क्रो दैट बेट्रेज इट्स मास्टर। एक क्रो की स्टोरी है जो अपने मास्टर को धोखा देता है। एंड 6 है द पर्सन्स टेल। पार्सन की जो टेल है वो एक मोरल सरमन की टेल है। देन वाइफ ऑफ बाथ टेल, जो वाइफ ऑफ बाथ है, फीमेल कैरेक्टर इसमें 2 ही हैं आप देखोगे। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है उसकी टेल किस पर है? स्टोरी अबाउट अ वुमेन्स सॉवरेनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रायर्स टेल, फ्रायर की टेल किस पर है? फ्रायर की स्टोरी जो है वो किस पर बेस्ड है? स्टोरी अबाउट अ समनर्स कमअपेंस। ठीक है, नेक्स्ट है समनर्स टेल। समनर की टेल किस पर बेस्ड है? स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी फ्रायर। ठीक है, आगे क्लर्क्स टेल, क्लर्क की टेल किस पर बेस्ड है? स्टोरी अबाउट अ पेशेंट वाइफ। ओके, तो ये सारी टेल हैं। आगे चलते हैं, अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं। कैंटरबरी टेल्स की थीम क्या है, किस पर बेस्ड ये स्टोरीज हैं? तो ये सारी थीम बिलोंग करती है इसमें सोशल क्लास एंड स्टेटस, मोरालिटी, एथिक्स, लव एंड रिलेशनशिप, डिसेप्शन एंड बेट्रायल, और रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। दीज आर दी मेन थीम, और इन पर ही ये जो 24 स्टोरीज हैं वो बेस्ड है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है सिंबलिज्म। कौन कौन से सिंबलिज्म इसमें यूज किया है, जैसे कि पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा जो है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, रिप्रेजेंट्स लाइफ्स जर्नी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे जीवन की जो जर्नी है, हमारे जीवन की जो यात्रा है उसको ये रिप्रेजेंट करती है पिलग्रिमेज। आगे कैंटरबरी कैथेड्रल, कैंटरबरी कैथेड्रल में ही ये तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं पिलग्रिम्स, तो ये क्या सिंबलाइज करता है, सिंबलाइजेस स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर हम बात करें द टेल्स, जो इतनी सारी टेल्स इसमें सुनाई गई हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या सिंबलाइज करती हैं, रिफ्लेक्ट द पिलग्रिम्स कैरेक्टर्स एंड सोसाइटल इश्यूज। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि डिफरेंट जो पिलग्रिम्स हैं, हम कह सकते हैं दुनिया के ये सारे लोग इसी तरीके के तो होते हैं, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करेंगे, अलग अलग बिहेवियर वाले होंगे, अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटी वाले होंगे। तो इस तरीके से पिलग्रिम्स को इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया गया है, उनके कैरेक्टर्स को, और उनका जो सोसाइटल इश्यूज है, समाज में जो डिफरेंट इश्यूज होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है उनकी स्टोरीज के माध्यम से। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें अदर फैक्ट, और क्या फैक्ट है इसमें, चौसन नेवर फिनिश द कैंटरबरी टेल्स, क्योंकि हमने बात की कि उनकी प्लानिंग तो 120 स्टोरीज लिखने की थी लेकिन लिख पाए ओनली 24, तो ये कभी इसे कंप्लीट नहीं कर पाए इसको। एक तो फैक्ट ये हो गया। आगे द वर्क कंटेन ओवर 17,000 लाइन ऑफ पोइट्री, और ये वर्क जो है कंटेन करता है लगभग 17,000 लाइन्स, और वो भी किसमें, पोएटिक वे में, ये प्रोज नहीं है ना, पोएटिक वे में ये लिख रहे हैं सबकी स्टोरीज को। आगे चौसर्स यूज ऑफ मिडिल इंग्लिश helped establish it as a literary language, और क्या हुआ है कि चौसर ने, जैसे कि हमने जाना इनके पार्ट 1 में भी हमने देखा था, चौसर ने कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उस समय पर, इन्होंने मिडिल इंग्लिश का यूज किया। मिडिल इंग्लिश क्या थी, वहां के आम जो जनता थी, आम जो लोग थे उनकी भाषा थी, उसी का प्रयोग इन्होंने लिटरेचर में किया, और उससे क्या हुआ कि लोगों का एक्सेस ज्यादा बढ़ा, लोगों को इनकी स्टोरी मतलब इनके जो वर्क्स थे उनको पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले फ्रेंच, इटालियन, इन सारी भाषाओं में वहाँ का लिटरेचर लिखा जाता था। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो चौसर ने जो यूज किया इसमें भी मिडिल इंग्लिश का, उसने मदद की एस्टैब्लिश्ड इट आ लिटरेरी लैंग्वेज के। ये जो मिडिल इंग्लिश है ना, यही इसी को ही एक लिटरेरी लैंग्वेज मान लिया जाए, क्योंकि इसी लैंग्वेज में इन्होंने पोएट्री लिख दी। ओके, तो ये सारी चीज हो गई। यहाँ पर आगे चलते हैं, की कोट्स। अब देखिए ये जो लाइंस हैं, ये मतलब उसकी लाइंस ली गई हैं, इनकी जो कैंटरबरी टेल्स पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन ध्यान रखनी है, अक्सर फर्स्ट लाइन ज्यादा पूछी जाती है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन दैट अप्रैल विद हिज सोर्स सूट। सेकेंड लाइन है इसकी, द ड्रॉट ऑफ मार्च हैड परसीड टू द रूट। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड लाइन है, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कपलेट फॉर्म में ही क्योंकि ये सारा पूरा वर्क लिखा हुआ है, और ये 13 लाइन है, ये भी फेमस है। एंड पाल्मर्स फॉर अ सेकंड स्ट्रेंज स्टोन। अब तक जो क्वेश्चन बनाया ना इस पे, ये मंथ को लेकर बनाया कि कौन से मंथ की इन्होंने चर्चा की है, तो वो ध्यान रखना है, और कौन से सीजन की चर्चा की है। ठीक है, मंथ है अप्रैल और सीजन कौन सा है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। की कोड्स हमने देख लिए। अब देखो, अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कब से कब तक लिखी गई है सारी चीजें। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर डिस्क्राइब्ड इन द जर्नल प्रोलॉग। जर्नल प्रोलॉग जो है उसमें कौन कौन से या कितने पिलग्रिम्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, बताइए। देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, अब दोनों तरीके वाला आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने पिलग्रिम्स को पूछा गया है, ठीक है, या कितने पिलग्रिम्स का जिक्र किया गया है प्रोलॉग में। प्रोलॉग इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, आप पोएम पढ़ो ना पढ़ो, इसका प्रोलॉग पढ़ लो। इनफैक्ट बहुत से स्टूडेंट ने आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन में वो पढ़ा भी होगा प्रोलॉग को। ठीक है, तो प्रोलॉग में जो पिलग्रिम्स है वो तो है 29। ठीक है, वहीं अगर इस पिलग्रिम को हटाकर ये लिख दें हाउ मेनी कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स लिख दें तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो 31 होना चाहिए। अब 31 क्यों होना चाहिए, क्योंकि 29 तो वो पिलग्रिम्स हो गए, एक इसके नरेटर हो गए। ठीक है, नरेटर चौसर हिमसेल्फ बोला जाता है, और साथ ही साथ एक इनके होस्ट भी हैं। ठीक है, हेनरी बेली होस्ट भी तो है +1, तो इसलिए 31 भी मान सकते हो आप। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स पूछ लिए जाए, अगर पिलग्रिम्स पूछते हैं तो 29 है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज दी नरेटर्स रोल इन द जर्नल प्रोलॉग। नरेटर का क्या रोल है जर्नल प्रोलॉग में। ठीक है, जिस नरेटर की इन्होंने चर्चा की है उसका क्या रोल है
प्रोलॉग में, ठीक है। ही इज अ पिलग्रिम, वो भी एक पिलग्रिम ही है। ही इज अ गाइड, ही इज एन ऑब्जर्वर, ही इज अ कैरेक्टर। तो नरेटर का क्या रोल है? ही इज एन ऑब्जर्वर, ये ध्यान रख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन द कैंटरबरी टेल्स? मेजर थीम कौन कौन सी एक्सप्लोर की गई है कैंटरबरी टेल्स में? लव एंड रिलेशनशिप, सोशल क्लास एंड स्टेटस, मोरालिटी एंड एथिक्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट सिंबलाइज द पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी? तो कैंटरबरी के लिए मतलब जो पिलग्रिमेज है वो क्या सिंबलाइज करता है? जो तीर्थ यात्रा है वो क्या सिंबलाइज करती है? स्पिरिचुअल जर्नी, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर एजुकेशनल परस्यूट? राइट आंसर है स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्पिरिचुअल जर्नी। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थीम एक्सप्लोर्ड इन कैंटरबरी टेल्स? अब इनमें से आपको ये जानना है कि कौन सी थीम एक्सप्लोर नहीं की गई, किस पर ज्यादा फोकस नहीं है। ओके इसमें कैंटरबरी टेल्स में शिवालरी, फेमिनिज्म, एंटी क्लैरिकलिज्म या फिर नेशनलिज्म, किस पर लेस फोकस है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है नेशनलिज्म। ठीक है, इसमें पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं है, नेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस नहीं है। हालांकि जो नाइट है वो ये सारी चीजें अपने मतलब नोबल पर्सन है वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नेशनलिज्म में फिर भी लीस्ट फोकस है। आगे चलते हैं। इन व्हाट सेंचुरी वाज द कैंटरबरी टेल्स रिटन? कौन सी सेंचुरी में इसको लिखा गया था कैंटरबरी टेल्स को? 13th, 14th, 15th, 16th, कौन सी सेंचुरी में इसको लिखा जाता है? यस, रिटन इन द एंड ऑफ 14th सेंचुरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, क्योंकि 1400 में तो ये इनकम्प्लीट रह गया था, 1400 में जेफरी चौसर की डेथ हो जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि 14th सेंचुरी के एंड में इसको लिखा गया है। व्हाट वाज द ब्लैक डेथ व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग चौसर्स लाइफ टाइम? वो ब्लैक डेथ क्या थी जो मतलब चौसर की लाइफ टाइम में उस समय पर दौर चल रहा था ब्लैक डेथ का? तो ब्लैक डेथ का मतलब क्या था ब्लैक डेथ? ये एक पैंडेमिक था, एक वॉर था, एक फैमाइन था या फिर एक नेचुरल डिजास्टर था? ब्लैक डेथ, यस इट वाज अ पैंडेमिक। ओके, जिस तरीके से कोरोना आया था इसी तरीके से आप मान सकते हो उस समय पर। ठीक है, पैंडेमिक था उस समय का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लैंग्वेज डिड चौसर प्राइमरली राइट इन? तो आप समझ ही सकते हो चौसर की जो फेवरेट लैंग्वेज रही है वो क्या रही है? मिडिल इंग्लिश। प्राइमरली राइट इन मिडिल इंग्लिश। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which pilgrim is described as a gentleman? जेंटलमैन है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी एरर हो गई है, जेंटलमैन। ओके, एक जेंटलमैन किसको डिस्क्राइब किया गया है? कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसको जेंटलमैन बोला गया है? इनमें से बताना है। ठीक है, ये तो बहुत ही क्लेवर इंटेलिजेंट मर्चेंट है फ्रैंकलिन। स्क्वायर जो है वो नाइट का ही सन है, लेकिन इससे टोटली अपोजिट है। तो राइट आंसर क्या है? नाइट। नाइट इज द नोबलेस्ट पर्सन, है ना, जेंटल पर्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द नाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पिलग्रिम्स हु टेल्स द शिपमैन्स टेल? उस पिलग्रिम का ऑक्यूपेशन बताना है, उस तीर्थ यात्री का ऑक्यूपेशन बताना है जिसने शिपमैन्स टेल बताई थी, सुनाई थी। मतलब उसकी टेल का नाम था शिपमैन्स टेल। सेलर, मर्चेंट, लॉयर, डॉक्टर। यस, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो, शिपमैन से भी। ठीक है, वो था सेलर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेलर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट सिंबलाइजेस the conflict between reason and passion in the Canterbury Tales? अब कैंटरबरी टेल्स में वो क्या चीज है जो सिंबलाइज करती है किस चीज को? कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को। किस किस चीज के बीच में? रीजन और पैशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है। पिलग्रिमेज, टैबर्न, फॉरेस्ट या फिर मैरिज?
तो कॉन्फ्लिक्ट किस किस चीज के बीच में, देखो रीजन मतलब आप रीजन को ऐसे समझो कि तर्क क्षमता थी, या फिर हम कहें साइंस से रिलेटेड, है ना। और पैशन को आप स्पिरिचुअलिटी से संबंधित समझ सकते हो। तो जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा जो है इससे रिलेटेड है, वो सिंबलाइज करती है, तीर्थ यात्रा जो है इस चीज को सिंबलाइज कर रही है, द पिलग्रिमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट ईयर डिड द ब्लैक डेथ अकर, कौन से साल में ये ब्लैक डेथ आता है, ये पैंडेमिक आता है। 1348, 1350, 1360, 1370। What is the correct answer? Yes, 1348. Option number A is the correct answer. 1348. Moving to the next. What is the setting of general prologue? जो जनरल प्रोलॉग है पोएम की शुरुआत में, उसकी सेटिंग क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, कौन सी पर्टिकुलर प्लेस से, कैंटरबरी कैथेड्रल से, लंदन से, स्प्रिंग टाइम से, या एट टैबन से। यस, स्प्रिंग टाइम भी बोल सकते हैं प्रोलॉग की फर्स्ट लाइन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग ये प्लेस की पूछा जाए तो वो है लंदन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लंदन प्लेस की बात करें तो। ठीक है, आगे है विच पिलग्रिम इज नन फॉर हर स्ट्रॉन्ग विल एंड इंडिपेंडेंस, कौन सा वो पिलग्रिम है, हर से ही आप समझ गए होंगे एक फीमेल कैरेक्टर है और जो जानी जाती है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और इंडिपेंडेंस के लिए। वाइफ ऑफ बाथ, प्रायर्स, नन, लेडी। What should be the right answer? Yes, the wife of Bath. ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पिलग्रिम इज अ करप्ट सेलर ऑफ इंडल्जेंस, बताइए कौन सा पिलग्रिम है जो करप्ट सेलर है। ऑप्शन है पार्टनर, फ्रायर, मोंक, समनर। यस, देखिए इसमें से अगर हम हर एक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे पार्टनर है, पार्टनर को हम मान सकते हैं मोर लाइक फेमिनाइन जो एक्टिविटीज है उनको करता है, होमोसेक्सुअल माना गया इसे। ठीक है, पार्टनर को करप्ट की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे इसे, ठीक है, करप्ट पर्सन नहीं है, हालांकि फेमिनाइन चीजें हैं इसमें, ही इज माइंसिंग फेमिनाइज बेस, लॉन्ग हेयर रखता है ये पर्सन, है ना, और इंटरेस्टेड एज होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, अगर हम मॉन्क की बात करें तो मॉन्क कैसा है, ये एक रिलीजियस कैरेक्टर है, लेकिन कैसा है, ये करप्ट व्यक्ति है। ठीक है, ही इज अ रिलीजियस कैरेक्टर हु इज करप्ट। ओके, अगर फ्रायर की बात करते हैं, फ्रायर, तो फ्रायर कैसा है, ये एक रोमिंग प्रिस्ट है, मतलब ये मुख्यतः चर्च वगैरह में नहीं रहता, ये घूमने वाला, इधर उधर जाने वाला है, पैसों के लिए कुछ भी कर देने वाला है, ऐसा प्रिस्ट है। ठीक है, विद नो टाइज ऑफ मोनेस्ट्री, मतलब ये उनके नियमों को पालन नहीं करता है। ठीक है, और एक ग्रेट ऑब्जेक्ट है ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब इसके ज्यादातर इसको लोग क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्योंकि ये पैसों के लिए काम करता है, फ्रायर जो है। ठीक है, अगर हम समनर की बात करें तो समनर कैसा है, ये एक डिवोटी रिलीजियस फिगर है हु इज एक्चुअली अ हिपोक्रेट। ठीक है, he has a disgusting skin disease that makes his face pimple and scary। ठीक है, समनर जो है, तो इसमें जो एकमात्र जो करप्ट व्यक्ति है वो मॉन्क है, इनमें से सेलर कोई भी नहीं है। अ करप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो मॉन्क है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सटायर, इनमें से किसकी टेल है जो एग्जाम्पल है किस चीज की, सटायर की। द नाइट टेल, द मिलर्स टेल, द पार्डन्स टेल, या फिर द रीव्स टेल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। नाइट्स टेल है, मिलर्स टेल है, या फिर पार्टनर्स टेल है। यस, ये है पार्टनर्स टेल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट है which theme is explored in the wife of Bath's tale, जो वाइफ ऑफ बाथ की टेल होती है उसमें कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लव एंड रिलेशनशिप, सोशल क्लास एंड स्टेटस, मोरालिटी एंड एथिक्स, या फिर फीमेल एम्पावरमेंट।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फीमेल एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ इन। देखिए यहाँ पे उस पर्टिकुलर इन का नाम पूछा जा रहा है जहां पर जो तीर्थ यात्री थे, जो पिलग्रिम्स थे, वो रुकते हैं। क्या नाम होता है उस इन का? रॉबर्ट इन, टैबर्ट इन, टेवर्ड इन या फिर स्टुअर्ट इन। तो देखिए स्पेल भी ध्यान रखनी है, हालांकि ना तो रॉबर्ट इन है ना स्टुअर्ट इन है, इन दोनों में से बताइए क्या है राइट आंसर। तो उसकी स्पेल है टैबर्ड, टैबर्ड इन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द होस्ट ऑफ टैबर्ड इन इन कैंटरबरी टेल्स। तो होस्ट कौन होता है टैबर्ड इन में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। द नाइट, द नरेटर, हेनरी बेली या फिर फ्रायर। तो आप ध्यान रख सकते हैं कौन होता है होस्ट। हेनरी, हैरी नहीं है, हेनरी है ये, ठीक है, हेनरी बेली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी बेली। नेक्स्ट इज व्हिच पिलग्रिम टोल्ड द स्टोरी फर्स्ट। कौन सा इसमें से पिलग्रिम है जो सबसे पहले स्टोरी सुनाई जिसने, बताइए। द मॉन्क, द नाइट, द स्क्वायर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो किसकी स्टोरी होती है सबसे पहली? नाइट की। और होस्ट का नाम हेनरी ना होके हैरी ही है, हैरी बेली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि हेनरी है, ये हैरी बेली है, हैरी बेली, ओके। तो जो इसका नाम आप, मैं स्पेल लिख देती हूँ, आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना, हैरी बेली, ठीक है, हैरी बेली, ओके। ये होस्ट का नेम होता है। अगर हम बात करें कि पहली जो स्टोरी थी वो किसके द्वारा बताई गई थी, तो नाइट के द्वारा सबसे पहली स्टोरी सुनाई जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ नाइट सन। तो द नाइट जो था उसके सन का नेम क्या होता है? द योमैन। योमैन अच्छा कौन होता है? योमैन का हमने कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं किया। योमैन कौन है? तो योमैन जो है वो सर्वेंट है नाइट का ही, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है ना, ये नाइट का ही सर्वेंट है, या फिर कहें सर्वेंट की जगह अगर हम मोर लाइक गार्डनर कहेंगे, ये नाइट का गार्डनर होता है, उनके गार्डन की देखभाल करता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है योमैन जो है, ठीक है। और द नाइट का बेटा कौन होता है? ये होता है द स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द स्क्वायर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स वाज वाइफ ऑफ बाथ गेट मैरिड। कितनी बार ये शादी कर चुकी थी वाइफ ऑफ बाथ? यस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 5 टाइम्स कर चुकी थी और 6 टाइम करने की इनकी तैयारी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 5 टाइम्स। ओके देन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कैंटरबरी टेल्स से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके से हम कंटिन्यूएशन में हर एक पार्ट की जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनकी वीडियो करते रहेंगे, और आपको आई होप इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।